साथ खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कोलकाता चिकित्सक रेप हत्या मामला, लॉ एंड ऑर्डर पर सभी राज्य गृह मंत्रालय को देंगे रिपोर्ट। डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच केंद्र का निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत का दौरा, अमोड़ी और बनवसा में रक्षाबंधन का होगा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े स्तर पर चलेगा अभियान, प्रदेश सरकार का 10 लाख नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य, अब तक 60 लाख तक पहुंची योजना। रक्षाबंधन का त्योहार कल, बाजारों में कई वैरायटी की सजी राखियां, सोमवार दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का साया, शुभ मुहूर्त में बहनें भाइयों को बांधेंगी रक्षा सूत्र। देहरादून समेत 6 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, आज मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आगामी सप्ताह में भी बरसात का दौर जारी रहने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार अब सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की खुद निगरानी करेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की जानकारी केंद्र को देनी होगी। गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम के कंट्रोल रूम ऑफिसर मोहन चंद्र पंडित ने सभी राज्यों के डीजीपी को ये ऑर्डर जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के बाद राज्यों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की इच्छा जताई है। इसलिए सभी राज्य अब हर 2 घंटे की सिचुएशन रिपोर्ट गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम को फैक्स, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। केंद्र ने यह आदेश शुक्रवार की शाम 4 बजे से लागू कर दिए हैं। 17 अगस्त की रात केंद्र का नोटिफिकेशन सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत का एक दिन दौरा करेंगे। उनका अमोड़ी और बनवसा में रक्षाबंधन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार सीएम रविवार को देहरादून से रवाना होकर दोपहर 12:35 पर अमोड़ी में अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। वह 2:30 तक अमोड़ी डिग्री कॉलेज में रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 4 से 5:45 तक सीएम बनवसा सुमंगलम हॉल में होने वाले कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत का एक दिन दौरा करेंगे। उनका अमोड़ी और बनवसा में रक्षाबंधन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सीएम रविवार को देहरादून से रवाना होकर, यानी कि आज देहरादून से रवाना होंगे। 12:35 को वह अमोड़ी में अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद 2:30 तक अमोड़ी डिग्री कॉलेज में रक्षाबंधन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत का एक दिन दौरा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के एक दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो है वो कल मनाया जाएगा और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं अमोड़ी और बनवसा में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, आज प्रस्थान का क्या कुछ समय सीएम का रहेगा?
श्वेता, आपको बताते हैं कि 12:50 में सीएम का चंपावत जाने का प्रोग्राम है और वहां पर वो रक्षाबंधन के कार्यक्रम है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तराखंड में अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो वो नेताओं द्वारा आयोजन होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी महिलाएं रक्षाबंधन के त्योहार को मनाती हैं और राखी बांधती हैं। ये एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री आवास में भी आयोजन किया जाता है जिसमें देहरादून की महिलाएं सम्मिलित होती हैं। अब बात है कि चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी डिस्ट्रिक्ट से विधायक हैं तो वहां पर गए हैं। तो उस कार्यक्रम में महिलाएं उनको राखी बांधेंगी और बहुत सारी कुछ सौगात हो सकता है कि वो महिलाओं के लिए दें, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। डोईवाला नगर पालिका के उच्चीकृत होकर श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में आने पर डोईवाला नगर पालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सूबे के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां डोईवाला के स्थानीय व्यापारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने आतिशबाजियां कर ढोल नगाड़े के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डोईवाला मेरी जन्मभूमि है और ऋषिकेश मेरी कर्मभूमि, जहां प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है, तो वहीं डोईवाला में भी तमाम विकास कार्य गतिमान हैं। नगर पालिका के श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में उच्चीकृत होने से विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। लेती है और जनता का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो स्वभाव बना है वो है विकास। वो है जनता का दिन भर जो हमारा काम करने की शैली है, तरीका है, या हम जो काम विकास का कर रहे हैं तो जनता उसको देखती है, उसमें मोहर लगाती है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। मंत्री उसको लेकर मुझे लगता है कुछ भ्रांतियाँ फैलाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। पिछली बार भी मेरे द्वारा कहा गया था तो वो शायद सबकी जानकारी में है, और यदि अभी भी किसी के मन में गलतफहमी है तो मुझे बताएं ना। भाई मैं सरकार में इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति यानी पैदा हुआ और इसी विभाग का मैं मंत्री, फिर आप भ्रांतियां कैसे फैल रही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन चंपावत ने निलंबित शिक्षक को जिले से बाहर किए जाने और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को शिक्षक संघ का भी साथ मिला। शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु पर आरोप लगा है कि उन्होंने दबंगों के साथ मिनिस्ट्रियल कार्मिकों व विभागीय अधिकारियों के साथ अभद्रता की और डराया धमकाया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। साथ ही चंपावत जिले से संबंधित ये किया गया है। वहीं जीआईसी मल्ला भेंसकोट पिथौरागढ़ के निलंबित शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु पर लगे आरोपों के बाद से उनके खिलाफ मिनिस्ट्रियल कर्मियों में रोष बढ़ता चला जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज मल्ला भैंसकोट से निलंबित शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु द्वारा विगत दिनों मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में जाकर मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान अशोक कुमार जुकरिया जी को धमकाया गया था। उनके द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि वह उनका निलंबन वापस नहीं करते हैं तो वह उन्हें SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। अन्य कई प्रकार की धमकियां उनके द्वारा हमारे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को भी दी गई थी, जिसके विरोध में हमारे पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रियल कार्मिक विगत दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज संगठन की मंडलीय इकाई के नेतृत्व में जनपद चंपावत में भी हमारे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन आहूत किया गया है। मेरा पुलिस प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की धमकी देने वाले इस अराजक तत्व को, इस अनुशासनहीन अध्यापक को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। कोलकाता और रुद्रपुर में डॉक्टर व नर्स की दुष्कर्म के बाद हुई निर्मम हत्या के विरोध में लोहाघाट के व्यापारी व युवा सड़कों पर आ गए। शनिवार शाम को हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग तथा मृतक आत्माओं की शांतियों के लिए नगर के व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में वीर कालू सिंह मेहरा चौराहे से लेकर गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं क्षेत्र के आक्रोशित युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों ने शिशु मंदिर लोहाघाट से
वीर कालू सिंह चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। सभी लोगों ने एक स्वर में दोनों मामलों के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की तथा इस प्रकार की महिला अपराधों में सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई। वहीं उप जिला चिकित्सालय की महिला नर्सों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला। इन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी में सरकार व प्रशासन से महिला चिकित्सकों व नर्सों की सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सजा देने की मांग की। विभत्स घटनाएं हमारे देश में निरंतर बढ़ते जा रही हैं। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो ये घटना एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई है और जिसमें कि ये पता चला है कि कुछ डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ रेजिडेंट कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है, ये बहुत दुखद है और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनके प्रोटेक्शन में कुछ मजबूत कानून बनाया जाए, इसकी हम निरंतर सरकार से मांग करते रहेंगे। हम चाहते हैं हम नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं। रात को हम ड्यूटी करते हैं, दिन में हम ड्यूटी करते हैं, रात में हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हमारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं और जो भी ये दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ के फांसी उचित उनको दंडित किया जाए। की जनता बिल्कुल स्तब्ध है ये घटना सुनने के बाद और मेरे साथ लॉघाट की जनता के साथ साथ हमारा एक बंगाली समुदाय भी यहाँ जो काम करता है वो भी अपने स्टेट में जो ये घटना हुई है उससे बहुत ही आक्रोशित है। और मेरा खासकर स्टेट गवर्नमेंट कोलकाता की उनकी जो सरकार है जो स्टेट रन कर रही है उससे है खासकर एक मतलब एक गुस्सा है मेरे अंदर की वो जो सिस्टम है उसको सही से नहीं कर रही है। जिस प्रकार तबादले किए गए हैं वहाँ और जिस प्रकार उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही गलत और निंदनीय है। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की एटोरो कंपनी के गोदाम में आग लगने के रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है। कंपनी जीएम ने बताया कि एकम इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का कार्य चल रहा था जिसकी चिंगारी से गोदाम में आग फैल गई, जिसकी सूचना सिक्योरिटी ऑफिसर को दी गई मगर सिक्योरिटी सीओ ने गेट खोलने से मना कर दिया। हालांकि एकमा इंडस्ट्रीज में 2 बार फायर सायरन भी बजाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या एकमा इंडस्ट्रीज करोड़ों के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? वहीं रेंट की बिल्डिंग से लेकर कीमती प्लास्टिक का सामान सब आग की भेंट चढ़ गया, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर एकमा इंडस्ट्रीज को ठहराया जा रहा है। लगने की वजह एक्मे इंडस्ट्रीज है हमारी बैक साइड में, उसमें फैब्रिकेशन का काम चल रहा था, वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ पे और वहाँ से चिंगारी गई है, मटेरियल पड़ा था पीछे, उसकी वजह से आग लगी है। और जब हमारे वहाँ लड़के गए तो वहाँ पे सारा कटिंग का सामान मौजूद था। उसके बाद जैसे ही फिर दोबारा से गए तो वीडियो बना ली गई है वहाँ के सामान की, हमारे पास वीडियो, वहाँ कटिंग साइड पे वेटिंग रोड पड़ी है, स्क्रीन पड़ी है, चार्ज पड़ी है, सारी जो चीज़ दिखाई दे रही है कि वहाँ पे कटिंग पहले से हो रही थी और वेटिंग का काम वहाँ सुचारू रूप से उनका चल रहा है। और पॉइंट पे पहुंचा तो धुआं दिखाई दे रहा था, आग दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं तुरंत एकदम अपने अंदर मेन प्लांट है मेरा, मैं उसमें पहुंचा, वो देखना कि वहाँ पे आग नहीं है। लेकिन मैं तुरंत एकदम एक्मी के गेट पे आया। एक्मी गेट पे आने के बाद मैं वहाँ पे चिल्लाता रहा। वहाँ पे अंदर वो कुछ फायर फाइटिंग का अपना वो कर रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिल्लाता रहा लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। मैं तुरंत एकदम अंदर आया, फिर अपने मेन प्लांट में देखा मैंने तो आग आ चुकी थी मेरे प्लांट में भी। तो मैं तुरंत एकदम अपने ऊपर जो मेरे सीनियर अधिकारी है मैं उनको सूचना करी कि ऐसे हो गया अपने यहाँ पे। फिर अप्रत्यक्ष योगी में तुरंत लेबर को बाहर किया। बाहर करने के बाद फिर मैं उनके एक्मी वालों के जब गेट खुल गया तो मैं एक्मी वालों के पास पहुंचा तो जो उनके एसओ है उसने मैंने बोला कि उनको कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पे वेल्डिंग का काम करना था तो आप मेरे को बताते थे कि एक बार कि अपना जो मटेरियल है उसको हटा लेते। तो वो कहने लगे बाद में बात करेंगे इस बारे में। देहरादून में आज भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। आने वाले सप्ताह में भी ये मौसम जारी रहने की संभावना है। आज देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आने वाले सप्ताह में भी जारी रहने की संभावना है। आज देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इनमें 6 जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
देहरादून में भारी बारिश की संभावना, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी। पहाड़ों में बारिश का रौद्र रूप देखा जा रहा है। चमोली के पीपलकोटी के स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग का पुतला दहन किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग के द्वारा क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि लगातार विद्युत विभाग क्षेत्र में विद्युत की कटौती करता रहेगा तो आने वाले दिनों में मजबूरन सारे स्थानीय लोगों को विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डूमक गांव विगत 17 दिनों से सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर के लगातार अपने ही गांव में कार्मिक धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि डूमक गांव के ग्रामीण आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक लखपत सिंह वटोला दूरस्थ गांव डूमक पहुंचे। वहां पर विधायक लखपत सिंह वटोला ने डूमक गांव के सभी प्रकार की समस्याओं को सुना। जोशीमठ के जो सुदूरवर्ती गांव है डुमक में आज 17वें दिन भी यहाँ पे धरना जारी रहा और जिसमें हमारे बद्रीनाथ विधानसभा के माननीय विधायक श्री लखपत वटोला जी और माननीय प्रमुख जी समेत हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने आज इस धरने को समर्थन दिया है। और निश्चित तौर पे जो हमारे ऐतिहासिक गाँव डुमक है यहाँ सड़क जानी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2007-8 में यहाँ की सड़क सैंक्शन हो गई थी, 2010 में इसका संरेखण हो गया था, वित्तीय स्वीकृति हुई, टेंडर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन और विभाग की लापरवाही के कारण आज तक इस गांव में सड़क नहीं आ पाई है। पे सड़क नहीं है और यहाँ के लोगों ने लगातार कई बार यहाँ पे प्रदर्शन किया है। 2007 में यहाँ के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी, तब से लेकर कई टेक्निकल दिक्कतों की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासन और शासन की वजह से, विभागीय की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को सड़क से वंचित रखा गया है। और आज यहाँ पे मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, तमाम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। इन लोगों की समस्या को जानने के लिए पूरे कांग्रेस परिवार के लोग सरकार के आश्वासन पर लोगों ने धरना स्थगित किया उस समय जनवरी में जब किया था, लेकिन जो आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को पूरा नहीं किया, इसलिए डुमक के गांव वाले फिर से आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार डुमक वालों का एक धैर्य परीक्षा ले रही है और ये धैर्य परीक्षा कब तक रुक पाएगा, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द डुमक वाले बहुत आक्रोशित होकर के उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में एक के बाद एक 2024 में चुनावों की आचार संहिता लगने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की आचार संहिता और अब उपचुनाव की आचार संहिता के बाद निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने अपनी ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव एक साथ करने की मांग की है। उत्तराखंड के लिए साल 2024 चुनाव का साल बनता जा रहा है। पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, जो जून महीने तक चली। उसके बाद मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता रही, जो जुलाई मध्य तक रही। उसके बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें सरकार ने अक्टूबर माह के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन सरकार पशुपेश में इसलिए आ गई है कि भाजपा के प्रदेश संगठन ने अपनी सरकार से मांग की है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि आचार संहिता एक बार लगे और बार बार आचार संहिता लगने से जो विकास के काम प्रभावित होते हैं वो न हो पाएं। आपको बता दें कि सरकार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और अक्टूबर माह के अंत तक निकाय चुनाव कराने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसलिए भाजपा प्रदेश संगठन ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए, जिससे समय की बचत हो सके और बार बार चुनाव में होने वाले खर्च और समय की बचत की जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है
तो ऐसे में सरकार को पंचायतों का कार्यकाल भी देखना चाहिए, जो नवंबर माह में खत्म हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को बार बार चुनावी खर्च से बचना चाहिए, इसलिए समय रहते हुए इन दोनों चुनावों को एक साथ पूर्ण कराया जाए। ये सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है और हमने एक अनुरोध किया है, क्योंकि अक्टूबर माह में संभवतः नगर निगम होगा, दिसंबर के माह में उसका पंचायत का चुनाव ड्यू है। क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यक्ति नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है बाद में पंचायत का चुनाव भी लड़ता है, और उसको 6 माह का समय अगर मिल जाता तो लड़ सकता है। तो इस बार ये तय किया है कि इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हो और समय भी बचे, दिसंबर अंत तक, क्योंकि इसी वर्ष में अंत तक हम लोग अपना ये चुनाव करा दें और आचार संहिता के बार के आचार संहिता बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इसका अध्ययन करेगी और जो प्रदेश हित में होगा उसे लागू किया जाएगा। उन सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आएगा। भाजपा संगठन से आए सुझाव पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव को भी निकायों के साथ कराने की बात होती है तो फिर विधि विशेषज्ञों से रायशुमारी करके सरकार के द्वारा प्रदेश हित में निर्णय लिया जाएगा। हमने सुझाव कहा है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, हमने सुझाव कहा है। ये सुझाव संगठन की तरफ से भी आए, बहुत से हमारे जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी तरफ से भी सुझाव आया। ये सुझाव आते तो उसके बाद फिर मंथन के बाद निर्णय होगा। उत्तराखंड में साल 2024 चुनावों का साल होने जा रहा है। ऐसे में सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो फिर उस पर कार्य होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त हो रहा है, जबकि निकायों में प्रशासकों का बढ़ाया गया कार्यकाल अक्टूबर माह में समाप्त होगा। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।